आज हम फिर अपने एक विशेष मेहमान के साथ में हैं। पहले भी आप उनको एक दफ़ा मिल चुके हैं, आज हम दूसरी दफ़ा फिर उनके साथ में हैं। आज हम उनसे बात करेंगे सिर्फ जो भारत के अंदर 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, आज हम उसको लेकर उनसे बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इस पे उनकी क्या राय है। क्योंकि आप जानते हैं प्रोफेसर DK गिरी जो है राजनीतिक सलाहकार भी हैं और राजनीति से इन्होंने जो है PhD भी करी राजनीति शास्त्र से, और राजनीति शास्त्र के बहुत जाने माने विद्वान भी हैं। तो हम चाहेंगे इनका विचार सुनने के लिए कि इनकी क्या राय है इन 5 राज्यों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ गिरी साहब, कि आपने हमें समय दिया, अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद फिलिप जी। तो हम सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है यूपी है, और आप जानते हैं कि यूपी में जो भी जीतेगा वो केंद्र में सरकार 2024 में भी बनाएगा, और अभी जो चुनाव होगा उसमें वो यूपी में सरकार भी बनाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं यूपी में काफ़ी उथल पुथल है, क्योंकि पिछले काफ़ी मुद्दे रहे हैं, किसानों के साथ काफ़ी संघर्ष रहा सरकार का। 1 साल वो बेचारे दिल्ली में बैठे भी, और उसके बाद जो है बिल वापसी की बात भी हुई, और सबसे ज़्यादा जो है बेरोजगारी आज यूपी में है, और बलात्कार भी जो है आज यूपी नंबर 1 पे है। तो इन सब के इतना बड़ा जो है वहाँ पर लोगों की शिकायतें होते हैं और इतनी वहाँ पर परेशानियाँ हैं, तो क्या योगी जी दोबारा फिर वापसी कर पाएंगे वहाँ पर सत्ता में? आपने सही कहा, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सांसद आते हैं वहाँ से। तो भारत में जैसे बॉम्बे को अर्थनीति का अर्थ का राजधानी माना जाता है, फाइनेंस कैपिटल बोलते हैं मुंबई को, और दिल्ली को प्रशासनिक राजधानी माना जाए, तो लखनऊ को राजनीतिक राजधानी कहने में कोई भूल नहीं होगी। परंतु आपने जो कहा, बीजेपी अभी सरकार में है, और आपने पूछा ये दोबारा आएगा क्या। हाँ, अभी उत्तर प्रदेश में दुमुखी लड़ाई है बीजेपी के साथ और ये सपा का जो महागठबंधन कह रहे हैं उसके साथ, कांटे की टक्कर है। बीजेपी का जो प्लस पॉइंट हम लोग देखें तो मोदी जी के तरह योगी जी भी अपना व्यक्तित्व को निखारे हैं। दोनों एक तरह से अविवाहित और बैचलर्स हैं, अविवाहित तो नहीं कहा जा सकता, प्रधानमंत्री को बैचलर हैं। तो इसलिए जो राजनीति में बैचलर होता है उनके पक्ष में जाता है, क्यों लोग सोचते हैं उनका परिवार नहीं है तो किसके लिए लोग करें, और भ्रष्टाचार उनके आसपास नहीं आता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, आपने कहा वहाँ पे बलात्कार काफ़ी हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक तरह से बिगड़ा है, लेकिन जो छवि जो है, मगर योगी जी तो बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत बढ़िया है वहाँ का। वही मैं कहने जा रहा था कि पिछले सरकार सब समाजवादी सरकार था, उसके तुलना में तो लॉ एंड ऑर्डर बाहरी नज़र में तो सुधरा है। मैं भी कुछ लोगों से बात किया, कहते कि पहले डर लगता था कहीं अकेले जाने में, महिलाओं को सूरज ढलने के बाद छोड़ने के लिए, लेकिन अभी योगी के सरकार में हम लोग निसंकोच कहीं भी जा सकते हैं, कोई आशंका नहीं है। इस तरह का एक छवि बना है। तीसरी, कोई भ्रष्टाचार सुनने को नहीं मिला निजी मामले में योगी जी का। और एक पुरोहित थे ये उत्तराखंड में गोरखपुर में, वही उनका छवि है। नहीं, तो उत्तर प्रदेश में है वो। हाँ, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में, सही कहा आपने, पूर्वांचल में, मतलब उत्तर प्रदेश का। तो उत्तराखंड से वो आते हैं। खैर, तो ये छवि उनके तरफ जा रहा है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है ये जाति का गणित है, और बाकी उनका जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव भी निजी तौर से बेदाग हैं और बेदाग रहे हैं, और उन्होंने योगी जी वयस से, वो भी नवयुवक हैं, वयस कम है उनका योगी जी से। दूसरा, इन्होंने इस तरह जो समीकरण किया, पिछले बार इन्होंने गलती की है कि यादवों को और मुस्लिम जो MY कॉम्बिनेशन है उसी के बल पे चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने उसमें संशोधन लाया है और 6 पार्टियों का उन्होंने गठबंधन बनाया है। 6 पार्टी में जितना बैकवर्ड कास्ट
बड़े बैकवर्ड कास्ट जिसको कहते हैं, वो सब आगे हैं। तो अगर ये माना जाता है कि अरिथमेटिक है, कास्ट अरिथमेटिक है उत्तर प्रदेश में, तो उस हिसाब से अखिलेश यादव जी का पलड़ा भारी है। आपकी थोड़ी सी बात से मैं सहमत भी हूँ, क्योंकि पहले एमवाई का जो आपने बताया था एक फार्मूला था उनके पास, मगर इस बार खुद अखिलेश यादव फरसे को लेकर पूरे यूपी में घूमे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्राह्मण वोट को भी लुभाने की कोशिश उन्होंने की है। तो क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहते हैं जिसके साथ ब्राह्मण होता है वही जो है वहाँ पर राज करता है। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ, मगर आपने आप ही जो कहा है कि वहाँ पर जो है पहले एमवाई का वो था, एक फार्मूला था, मगर इसमें ब्राह्मण भी जुड़ चुका है और ओबीसी तो पहले था ही। हाँ, तो एमवाई में ओबीसी था, बाकी ओबीसी भी आ गए हैं जो यादवों से थोड़ा नाखुश थे, जैसे खुशवा हो गए, जो मौर्या खुशवा हो गए, बाकी राजभर भाई आए हैं, नामिया कास्ट के हैं, कुर्मी हैं, सब ये सब जाति आ गए हैं। तो जाति बहुल जो ओबीसी का मेजोरिटी है, ऐसे भी देश भर में 55% होते हैं। और दलित जो मायावती जी के साथ थे, जाटव छोड़ के विशेष करके बाकी दलित भी अभी निसहाय बैठे हैं, क्योंकि मायावती जी ने बहुत लेट शुरू की और उनका ग्राफ थोड़ा नीचे चला गया है। उस हिसाब से दलित वोट भी जो है समाजवादी पार्टी को मिलेगा। अब मुस्लिम्स तो जो बीजेपी को हराएगा उन्हीं को देंगे। तो ये जो द्विमुखी लड़ाई में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव शायद सीटें निकाल लें, क्योंकि बाकी हमने जातियों की बात कही, लॉ एंड ऑर्डर छवि का बात कही, लेकिन जो अंदरूनी लोगों को मन में विक्षोभ है, असंतोष है, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो भी चुनाव के समय अगर उन्हें विकल्प दिख जाता है तो वो उभर के आता है। जैसे अपने किसान का लड़ाई की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश में 1 साल लड़ाई चला, काफ़ी लोग त्रस्त थे, परेशान हुए। बाकी बेरोजगार और बलात्कार और अर्थनीति तो उत्तर प्रदेश का शुरू से बिगड़ा हुआ है, जब से नोटबंदी उन्होंने किया है। तो योगी जी के सपोर्ट में पक्ष में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का एक छवि जाता है, उनका निजी छवि जाता है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग काफ़ी सातिर हैं और मुझे लग रहा है कि इस बार परिवर्तन होगा, क्योंकि ये समीकरण और मुद्दे जो हैं अखिलेश यादव जी के साथ हैं। और बीजेपी में भी जो अंतर्कलह है वो दिखता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा पार्टी में उतना खुलासा नहीं होता, अंतर्विवाद जो होता है, लेकिन है उसमें। जोगी जी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया, वो रेस में और भी लोग थे और उन्होंने अपना महत्वाकांक्षा छोड़ा नहीं है। तो जो असंतोष गोष्ठी है बीजेपी में, अंदर ही अंदर वो भी कटेगा। तो मुझे लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा वोट का एमएलए का सीट में, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी मिलेगा एक ही पार्टी को। अब मुझे लग रहा है कि जो अंकड़न है और जो ज़मीन स्तर में जो दिख रहा है मुद्दे और परिस्थितियाँ, उससे अखिलेश यादव निकल आएंगे। आपका कहना यह है कि किसी एक पार्टी को बहुमत मिल सकता है, अभी आपने जो कहा है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ जो पहले सवाल भी मैंने आपसे किया था, वहाँ ब्राह्मण फैक्टर के लिए आज मायावती भी उसके पीछे जा रही हैं और आपका भाजपा तो खैर है ही, और खुद जो है अपना अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में घूमकर उन्होंने जो ब्राह्मणों का समर्थन मांगा है। तो आप ये जो एक राजनीति चली है, जिसको कभी खुद काशीराम जी बोलते थे कि तिलक तराजू तलवार और इनको जूते मारो 4, मैं कहना नहीं चाहता मगर फिर भी मुझे कहना पड़ गया। आज वो उन्हीं का साथ चाहते हैं, जबकि ब्राह्मण वर्ग जो है कोई निर्णायक भूमिका में नहीं है वहाँ पर। मगर ऐसी क्या बात है कि जहाँ पर ब्राह्मण होता है वहीं पर जो है वो सरकार कहते हैं भाई इसकी जो है अब उम्मीद है आने की। तो ऐसा क्या फैक्टर है ब्राह्मण फैक्टर का, मैं इसके ऊपर कुछ जानकारी चाहता हूँ आपसे। ब्राह्मणों का संख्या के हिसाब से तो जैसे आपने कहा, संख्या के हिसाब से उतना फर्क नहीं पड़ता ब्राह्मण कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण ये सही बात है कि पढ़े लिखे हैं, राजनीति को समझते हैं, और ब्राह्मण हमारे जो पारंपरिक समाज है उसमें ब्राह्मण समाज का सम्मान भी है। तो अगर कोई ब्राह्मण जिस तरफ जाता है तो बाकी लोग भी उसको पीछे जाते हैं। जैसे हरियाणा का स्थिति देखिए, जहाँ जाट दलित भी काफ़ी संख्या में है, लेकिन जाट
मेजॉरिटी में नहीं है। उसके बावजूद भी हरियाणा में एक हरियाणा को जाट बाहुल्य देश माना जाता है, इसीलिए कि जाट स्थापित है वहाँ पे और बाकी छोटी छोटी जात उनको फॉलो करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में हिंदू धर्मों का गढ़ रहा है, उसमें अयोध्या भी है और उत्तराखंड में तो हर जगह देवभूमि है। तो उस हिसाब से उत्तराखंड में ब्राह्मण और राजपूतों का ही जमात है। तो उत्तर प्रदेश में इसलिए ब्राह्मण अल्पसंख्य में होने से भी उनको एक सम्मान है, वो तो उनको लोग फॉलो करता है, इसीलिए ब्राह्मणों का किसी पार्टी में होना फर्क पड़ता है। ये खुद राहुल गांधी भी जो है जनेऊ पहनकर वहाँ पर जो है कई मंदिरों में गए हैं, तो शायद उनको भी ये डर है कि अगर मेरे संग ब्राह्मण नहीं आएगा तो हमारे को भी जो वोट नहीं मिलेगा, है ना। ये तो खैर गलत स्टेप था। राहुल जी को मेरे ख्याल में वो नहीं करना था, क्योंकि उनको जो कांग्रेस पार्टी का शक्ति है, जो एक अम्ब्रेला पार्टी है, हर वर्ग का लोग, हर जाति का लोग उसमें रहते हैं, उसको छोड़ के एक ब्राह्मण का परिचय देना वो गलत था। अब ब्राह्मण मैंने कहा उत्तर प्रदेश में ही एक प्रभाव है, जैसे उसका देवभूमि या उत्तर प्रदेश में अयोध्या वगैरह है और बाकी गंगा का भी वहाँ पे है, संगम वही होता है, इसीलिए एक है। लेकिन बाकी राज्यों में ब्राह्मणों का उस तरह का असर नहीं है। अब तमिलनाडु में तो आप जाएं तो ब्राह्मण अगर हो तो उसमें आपको कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सारा मूवमेंट जो आंदोलन था ब्राह्मणों के खिलाफ था। तो ये निर्भर करता है किस देश की बात कर रहे हैं। तो इसलिए राहुल जी ने जब जनेऊधारी अपने को कहा, ये समझ नहीं पाए कि ब्राह्मण बहुसंख्या में नहीं है, अब ये हर जगह चलेगा नहीं। तो ये तो गलत कदम था राजनीतिक तौर से, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका फर्क पड़ता है। बाकी जो आपने कहा कि ये बाकी लोग कहाँ वोट देंगे, इसमें जनादेश जो मिलेगा कि सिंपल मेजॉरिटी मिलेगा, मैं इसीलिए बात को कह रहा हूँ क्योंकि इंडियन जो वोटर सब समझ गए हैं कि हमें स्टेबल मतलब स्थायी सरकार चाहिए, इसीलिए क्लियर जनादेश दे रहे हैं। और जहाँ पे एकदम बटे हुए हैं तो उसमें थोड़ा खंडित जनादेश आ रहा है, जैसे कर्नाटका में लिंगायत देवगौड़, अब बाकी ये तो पूरा दो जाति एकदम स्थापित हैं, अब बाकी अलग। तो त्रिकोणी फाइट होता है हमेशा कर्नाटका में। लेकिन बाकी राज्यों में देखिए, बाकी राज्यों में कहीं भी त्रिकोणी फाइट नहीं है और खंडित जनादेश हाल में कहीं भी नहीं मिला। असेंबली में बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला, उड़ीसा में मिला, राजस्थान में मिला, छत्तीसगढ़ में मिला, जहीं भी देखिए बहुमत में ही सरकार बना रहे हैं। सिर्फ कर्नाटका को छोड़ के जहाँ पे त्रिकोणी फाइट होता है वो कहीं नहीं है। तो आपने जो है पूरी तरीके से अखिलेश के लिए रास्ता साफ कर दिया है। आपका जो आकलन ये कहता है कि अखिलेश को मैंडेट मिल जाएगा और वो वहाँ सरकार बना सकता है। तो चलिए, ये तो एक रही बात आपकी जो अखिलेश के बारे में। अब हम आते हैं ज़रा उत्तराखंड की तरफ कि उत्तराखंड में जो है इस टाइम जो है बहुत तेज़ी से ग्राफ बदलता जा रहा है आए दिन। अभी 14 तारीख को वहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, मतदान होने जा रहा है। तो जैसे जैसे वहाँ पर मतदान की तारीख आगे आती जा रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस वहाँ मजबूत हो रही है। तो आपके विचार उस उत्तराखंड के लिए क्या है, जहाँ पर हमेशा एक बार मुख्यमंत्री कांग्रेस का होता है, दूसरी बार जो भाजपा का होता है। इस बार जो भाजपा की जो वहाँ पर सरकार है, लोग हो सकता है कि शायद उनको बदलने की कोशिश में हो, क्योंकि ये अभी तक उनका इतिहास रहा है 20 साल के अंदर जब से वो उत्तराखंड बना है, तब से एक बार कांग्रेस और एक दफ़ा भाजपा। तो आज की स्थिति को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड के लिए? हाँ, ये परंपरा रही है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में सत्ता रहा है। तो उत्तराखंड में भी मैं यही कहूँगा कांग्रेस का पलड़ा भारी है, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पे मुख्यमंत्री काफ़ी बदल दिया है। और जो मौजूदा मुख्यमंत्री इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं, ये थोड़ा तजुर्बा में और व्यक्तित्व में अच्छे व्यक्ति मैं सुनता हूँ, व्यक्तित्व में थोड़ा हल्का पड़ रहे हैं। और जो कांग्रेस का नेता हैं तो वो काफ़ी अनुभव है उनको, और वो पॉलिटिक्स जानते हैं, जिसको हम लोकल भाषा में कहते हैं तिकड़मी भी उन्हें आता है। तो मुझे लग रहा है कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस को सरकार बनाने का संभावना है, क्योंकि बीजेपी में अंतर्विवाद काफ़ी हुआ है चीफ मिनिस्टर बार बार बदलने के बाद, तो ये जम नहीं पाए हैं। और पार्टी में तो बीजेपी का नेता का बोलबाला चलता है, क्योंकि पार्टी अलग टाइप का है।
उसमें जो पार्टी का अंदरूनी लोकतंत्र ज़्यादा नहीं रहता है, उसमें नेताओं को माना जाता है, लोगों में भी तो उनको छवि बनाना चाहिए। उन्होंने काफ़ी स्कीमें ऐलान की है, लेकिन वो ज़मीन पे उतर नहीं पाया है, इसीलिए वो लोकप्रिय नहीं हो पाए। उन्होंने काफ़ी, मैं देख रहा था कि काफ़ी डेवलपमेंट का उन्होंने प्रोजेक्ट्स निकाला है, लेकिन जब तक डेवलपमेंट चालू नहीं होगा, लोगों तक नहीं पहुंचेगा, और लोग कैसे इस चीज़ को मानेंगे। तो उत्तराखंड में भी एक बदलाव का माहौल है, और बाकी दिखते नहीं है, लेकिन वहाँ भी अल्पसंख्यक लोग हैं और छोटे जाति के लोग हैं और निर्णायक होंगे चुनाव में, और ये सब कांग्रेस की तरफ जाएंगे। और बीजेपी दिखता नहीं है, लेकिन बीजेपी वहाँ पे पार्टी जो है एक तरह से विभाजित है और विवादित भी है। तो मैं तो ये कहूँगा, कांग्रेस की बहुत बड़ी खुशखबरी प्रोफेसर साहब ने दे दी है, एक भविष्यवाणी कर दी है कि यूपी में भी जो है, यूपी में तो खैर नहीं, यूपी में तो अखिलेश को उन्होंने कहा है सरकार बनाने के लिए, मगर उत्तराखंड के लिए जो है प्रोफेसर साहब साफ कहते हैं कि वहाँ पर जो है कांग्रेस की संभावना प्रबल है और कांग्रेस वहाँ सरकार बना सकती है। अब प्रोफेसर साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे गोवा के लिए, कि गोवा के लिए आपके क्या समीकरण है, क्या आपका आकलन है? गोवा में शुरुआत जैसे हुआ था 1 महीने पहले, कुछ छवि और था। वहाँ पे बहन ममता जी बड़ा ज़ोर से दमखम से दस्तक दिया था। गोवा के चुनाव में खूब होर्डिंग वगैरह लगाए और खूब प्रचार वगैरह किए। आम आदमी पार्टी काफ़ी दिनों से गोवा में काम कर रहा है, ममता बनर्जी का पहले भी, लेकिन कांग्रेस के लिए एक अच्छा वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ कि आम आदमी पार्टी को ममता बनर्जी थोड़ा सा ओवरशैडो, जिसको कहते हैं, थोड़ा सा दबाए, और वो दबाने कहीं ना कहीं नुकसान तो कांग्रेस के हुआ ना इसका? नहीं, कांग्रेस का नहीं होगा, इसलिए कि ये जो ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काटते हैं, और उसमें बीजेपी का वोट नहीं काटते हैं, लेकिन जहाँ जो लड़ाई त्रिमुखी या चौमुखी हो जाता है, उसमें कांग्रेस कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, फिर किसी कारण से ममता बनर्जी का कुछ बयान और कुछ कदम ऐसे उठा कि ममता बनर्जी का जो एक भारत स्तर में, ऑल इंडिया स्टेज में जो पॉलिटिक्स था, उसको थोड़ा झटका लगा है, और उसके चलते अभी मैं सुन रहा हूँ कि उनका जो मुख्य सलाहकार प्रशांत किशोर को उन्होंने निकाल भी दिया है। तो कारण यही है, प्रशांत किशोर जी ने मना कर दिया कि मेघालय में, उड़ीसा में और ये में हम, और एक प्रदेश में हम काम नहीं करेंगे, और ममता बनर्जी उनको कह भी दिया कि धन्यवाद। खैर, तो ममता बनर्जी आम आदमी पार्टी को दबाए वहाँ पे, और उससे क्या हुआ, खुद उदब गए, तो उससे कांग्रेस उभर के आ गया और विकल्प के हिसाब से। अब गोवा में कांग्रेस बीजेपी से भारी पड़ता है। पिछले बार भी कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिली थी, सरकार नहीं बना पाए, क्योंकि गोवा का जो जनता है उसमें क्रिश्चियन समुदाय काफ़ी हैं गोवा में, और हिंदू समुदाय हर जगह बटे हुए हैं, और क्रिश्चियन समुदाय कांग्रेस के साथ ही है। एक परंपरागत वोट है। हाँ, और परंपरागत वोट है, और हिंदू समाज बटा हुआ है, इसलिए कांग्रेस सरकार वहाँ बनता है। और ये जो मनोहर पर्रिकर थे, काफ़ी लोकप्रिय थे, पढ़े लिखे थे, और जब रक्षा मंत्री बने तब भी उन्होंने अच्छा काम किया। कोई उनको भ्रष्टाचार की, जहाँ डिफेंस मिनिस्टर अक्सर होता है, कोई नहीं। वो दुर्भाग्य की बात है कि वो असमय पे चले गए, लेकिन उनका जाने के बाद जो मुख्यमंत्री बने, उनका कोई असर दिखता नहीं है, और अखबार में भी, और ऐसे भी गोवा का कोई डेवलपमेंट, जिस तरह का गोवा एक अच्छा प्रदेश है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हमेशा सुर्खियों में रहता है। लेकिन मनोहर पर्रिकर जी का जाने के बाद बीजेपी का सरकार रहा, कांग्रेस से उन्होंने एमएलए तोड़ा, उसके बावजूद भी उसका कोई लोकप्रियता देखने को नहीं मिला। और मैं एक देख रहा था, जो पोलिंग हो रहा है, ओपिनियन पोल हो रहा था, उसमें एक चाणक्य करके एक ओपिनियन पोल वाला हैं, तो उनका अमूमन उनका ठीक ठाक आता है, उनका पोल का रिजल्ट। उन्होंने बताया था कि ये 18 से 23 कांग्रेस को मिलेगा, और 8 से 11 बीजेपी को। तृणमूल को उन्होंने 0 दिया था, और महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी को 3-4, इंडिपेंडेंट को 3-4, और पार्टी जो कांग्रेस के साथ है उनको 3-4 दिया था। गोवा फॉरवर्ड ब्लॉक तो ग्रुप है, तो उसमें क्लियरली दिख रहा है गोवा में भी कांग्रेस सरकार बनाने का स्थिति में है।
चलिए प्रोफेसर साहब, ये बात तो हो गई 3 राज्यों की। अब चौथे राज्य पे हम आते हैं, वो है पंजाब। पंजाब में अमरिंदर सिंह जब से छोड़कर गए हैं पार्टी को, तो लगता था कि भाई वहाँ पर जो है कुछ बहुत बड़ा जो है संगीन षड्यंत्र कुछ चलेगा, मगर राहुल गांधी ने जाकर जिस तरीके से उसको संभाला है, और आज चन्नी वहाँ के जो है एक दलित चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री हैं। उधर वो हमारे नवजोत सिंह सिद्धू भी काफ़ी उन्होंने जोर लगाया आने के लिए। एक सुनील जाखड़ साहब हैं, बलराम जाखड़ के पुत्र, तो काफ़ी सारी हलचल वहाँ पर रही। मगर इन सबको देखते हुए भी आपको लगता है कि पंजाब में कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है? हाँ, मैं 3 राज्यों का समीक्षण किया, तो आपको मैं पंजाब में जो कहने वाला हूँ, आपको शायद लगे कि मैं कांग्रेस का शुभचिंतक या समर्थक हूँ। नहीं, आपने जैसे हमारा परिचय दिया था, मैं एक पॉलिटिकल विश्लेषण ही करता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। यानी कि पंजाब में भी, अभी पंजाब में ये जो बहुमुखी चुनाव है अभी, तो उससे आप देखिए अमरिंदर सिंह और अकाली दल ढिंडसा, जो अकाली दल यूनाइटेड करके उन्होंने एक पार्टी है, और वो पीछे से बीजेपी करके वो एक ग्रुप हो गया, बीजेपी का अलग से एक ग्रुप, उसके अकाली दल का एक ग्रुप है, अपना पार्टी है। आम आदमी पार्टी अलग से लड़ रहा है। फिर ये जो किसानों ने एक पार्टी, एक किसान जो 5 ग्रुप किसानों का था, संयुक्त मोर्चा बनाया था, उनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी बना के लड़ रहा है। उसमें कुछ बिजनेस, हाँ, कुछ बिजनेस लोग उसके पीछे भी हैं। अब कांग्रेस पार्टी है, तो ये बहुमुखी लड़ाई में कांग्रेस जरूर भारी पड़ेगा। इसीलिए कि चानी साहब का इमेज अच्छा है, उन्होंने जो परिवार से, जिस समाज से आते हैं, जिस शालीनता और जिस गंभीरता से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है, किसी के खिलाफ नहीं बोला। जब उनको खिलाफ कभी कभी नवजोत सिंह सिद्धू साहब या कभी कोई जाखड़ साहब टिप्पणी कर देते थे, उसके बावजूद भी वो चुप रहे, और वो उनके पक्ष में जाएगा। और एक आम आदमी जो पंजाब का इमेज है, और जो जिस समाज से वो आते हैं, ऐसे तो सारा लोग उनको समर्थन करेंगे, लेकिन उन समाज का भी 30% से ऊपर लोग हैं, और ये बड़ा पॉलिटिसाइज्ड पॉलिटिकल समाज है, वो लोग वोट देंगे। और दूसरी, अकाली दल जो है, बादल, प्रकाश सिंह बादल जब थे एक छवि था, लेकिन सुखबीर बादल का इतना अच्छा छवि नहीं है, क्यों? और इनका जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में, ये में उनका जो रिश्तेदार हैं, तो भ्रष्टाचार का आरोप उनके खिलाफ है। कहते हैं उनके समय में जो ड्रग्स का बहुत ज़्यादा जो फल फूला है, हाँ, जो फल फूला है वहाँ पर उधर, वो सारा जो है प्रकाश सिंह बादल के समय पर हुआ है। हाँ, ये हुआ होगा, लेकिन प्रकाश सिंह बादल बहुत पुराने, जैसे शिवराज सिंह, इसमें अपना सुरजीत सिंह बरनाला थे, प्रकाश सिंह बादल, ये पुराने नेता हैं, तो एक भारी नेता थे, ऐसे तो आरोप आता है। लेकिन तब भी उनका एक पंजाब में एक इमेज था। वो मेरे कहना तक तो तुलनात्मक रूप से सुखबीर जी का उतना इमेज उनका पिताजी जैसे नहीं है। बाकी रहा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का 2014 से लेके 2019 में उनका देखो ग्राफ गिर रहा है। उनका 4 एमएलए थे, 4 एमपी थे, 4 एमपी थे 2014 में। 2019 में एक ही एमपी बने, एमएलए का भी संख्या घटा है। तो उसका कारण ये हुआ कि 2014 पिछले असेंबली इलेक्शन 2017 में केजरीवाल साहब अपने को ही एक चीफ मिनिस्टर के रूप में वहाँ उतारा, और एक सिख बाहुल्य देश है वो, उसमें अब ये बगल हरियाणा से हैं, तो वो छवि नहीं चला। इस बार भी उन्होंने चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कोई उन्होंने सामने नहीं रखा, इसलिए आम आदमी पार्टी का जो पार्टी का अंतर्विवाद है, वो जो कन्फ्यूजन है, लोगों को दिख रहा है। तो ऐसे आप देखेंगे बहुमुखी चुनाव में कांग्रेस सरकार में था, और सरकार बदला भी। मैं सोच रहा था कि अमरिंदर सिंह जो है, कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत साथी नेता हैं और बहुत ही अनुभव है उनको, वो कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन खुद ही एक व्यक्तिगत रूप से थोड़ा सा आरोपित हो गए एक पाकिस्तानी महिला को लेके, और वो बीजेपी का समर्थन में वो महिला वहाँ पे रहती थी। उस हिसाब से कैप्टन साहब का इमेज को थोड़ा सा झटका लगा है, और कैप्टन साहब का जो उम्र हो गया, उससे लोगों को भी लगा कि ये ज़्यादा दिन शायद सक्रिय नहीं रहेंगे, तो ज़्यादा लोग कैप्टन साहब के साथ नहीं गए। जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़े, तब आधा कैबिनेट उन्हीं का थे, तो लोग जाना चाहिए था, गए नहीं। तो कैप्टन साहब ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। हाँ,
ये सब मिल कैप्टन साहब, सुखबीर बादल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी सब मिल के सिद्धू साहब को हराने में लगे हुए हैं। तो जो अमृतसर सीट इनको एक चक्रव्यूह में बांध दिया है उन्होंने, जैसे अभिमन्यु फंस गया था। अब सब मिल के उनका संघार, राजनीतिक संघार करने में लगे हुए हैं, इसलिए कि सिद्धू साहब सबको परेशान किए हुए हैं अपना गैर जिम्मेदार बयान से, सबको परेशान किए हुए हैं, इसीलिए सब उन पे लगे हुए हैं। और उनका टारगेट ना कि सरकार है बल्कि सिद्धू है। तो इसीलिए चांदी साहब टारगेट में नहीं है। मुझे लगता है कि चांदी साहब ये निकाल लेंगे और वहाँ भी कांग्रेस का सरकार आएगा। तो हमारे प्रोफेसर साहब डी के गिरी जी ने बोला है कि सिद्धू साहब जो है वो अपने चक्रव्यूह में खुद फंस चुके हैं और बहुत मुश्किल है उनका उसमें से निकलना। और इसके साथ मैं अपने दर्शकों से और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी से एक बात को कहूँगा, ये बड़ी खुशी की बात है जो हमारे अभी प्रोफेसर डी के गिरी साहब ने बताया है कि 3 राज्यों में तो सरकार जो है वो कांग्रेस की बनती नज़र आ रही है। तो बहुत सुनने वालों को जो कांग्रेस के समर्थक हैं और जो कांग्रेस पार्टी है उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको खुशी भी हुई होगी प्रोफेसर साहब के आकलन से और उनके जो एक समीकरण जो उन्होंने बताया है। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रोफेसर डी के गिरी साहब का, उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। और